5 ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स जो कि इस हफ्ते के या फिर मैं कहता हूं कि इस सीजन के चैंपियंस लीग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आने वाले टाइम में सारी टेबल्स को शेप अप कर सकते हैं। पता है, मैं जब पढ़ रहा था ना इसके बारे में तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर इतनी सारी स्टोरी लाइन्स हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में या फिर इस हफ्ते के चैंपियंस लीग पे हम लोग 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जहाँ पर मेरा हॉट टेक है। और सबसे पहला पॉइंट है कि क्या बायर्न म्यूनिख इस सीजन के चैंपियंस लीग के लिए फेवरेट अपने आप को शो कर सकती है। अब देखो, करंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो बायर्न ने यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हराया और यहाँ पर कोपेनहेगन को भी हराया और कंप्लीटली अच्छे फैशन में हराया। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं बहुत बार बोलता हुआ आया हूँ कि बायर्न म्यूनिख का गेम स्टाइल अभी सबको भा नहीं रहा है। इसको कह सकते हो, यही चीज़ डॉर्टमुंड के लिए भी एप्लीकेबल है और उसके खुद के मैनेजर ने कहा है कि मैं ऐसे गेम स्टाइल को कहता हूँ लेस सेक्सी मोर सक्सेसफुल, और अभी टुकल इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन मेरे को लगता है कि बायर्न म्यूनिख वर्सेस गैलाटासरे का मैच काफ़ी ज़्यादा यूनिक और हाइप के साथ आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि गैलाटासरे का जो एटमॉस्फेयर है उसको अक्रॉस द कॉन्टिनेंट काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। साथ ही यहाँ पर गैलाटासरे के जो प्रोफाइल्स हैं प्लस यहाँ पर जो उनका नया मैनेजर है जो कि एक अच्छी फुटबॉल फिलोसफी को एम्बेड कर पा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। आपकी फिलोसफी अच्छी होना और उसको एग्जीक्यूट करना दो अलग चीज़ हैं। दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेन हैग एंड पोस्टेकोग्लू। लेकिन मेरे को लगता है कि बायर्न म्यूनिख के अभी के अगर हम स्क्वाड की बात करें तो आपको वहाँ पर डिलीट है, उसके बाद यहाँ पर जोशुआ किमेज, गोरेट्स्का एंड ऑफ कोर्स द सुपरस्टार साइनिंग हैरी केन। लेकिन मेरे को यहाँ पर लगता है कि जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है प्लेयर वो कोई और नहीं बल्कि लेरोय साने है। एंड आई थिंक लेरोय साने हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर इन दिस बायर्न म्यूनिख। और मेरे को लगता भी नहीं है कि यहाँ पर थॉमस टुकल एक्चुअली में अपने स्क्वाड का जो पोस्टर बॉय है, जो हीरो है, वो लेरोय साने को बना रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं हैरी केन का बेस्ट निकालते निकालते लेरोय साने का आ गया। हाँ, इसमें ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट देना पड़ेगा लेरोय साने को, किस तरीके से उस बंदे ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। लेकिन लेरोय साने से पता है एक चीज़ हमेशा एक रेफरेंस निकाला जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा उस्मान डेम्बेले टाइप है। लाइक डेम्बेले का जब एक रन आता है ना तो इतना बेहतरीन रन आता है कि उसके सामने कोई और राइट विंगर कभी दिखता ही नहीं है, लेकिन वो कुछ ग्लिम्स ही होता है। लेरोय साने के लिए भी ये है कि लेरोय साने का जब परफॉर्मेंस आती है तो इतनी तगड़ी आती है कि यहाँ पर लेरोय साने से बढ़िया प्लेयर लगता ही नहीं है। और अभी अगर बायर्न में देखोगे तो आपको लेरोय साने एक्चुअली में बहुत अच्छा दिखेगा, सबके लिए क्रिएट करता हुआ दिखेगा, खुद फिनिश करता हुआ दिखेगा, फास्ट है, सीमलेस है। ऐसा लगता है कि कुछ 1-2 सीजन 3-4 सीजन पहले गनाब्री ऐसा खेलता था। खैर, अगर हम लेरोय साने के फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो जब टीम बिल्कुल स्ट्रगल कर रही होती है तो शायद से लेरोय साने की मेंटालिटी भी वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर जाती है। लेकिन अभी के लिए टुकल के अंडर ये चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है और इसके पीछे 2-3 रीज़न है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि टुकल बहुत टिकी टाका वाले उस पर फिलोसफी में जाता नहीं है। उसका ये है कि वर्टिकलिटी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है और कम टाइम में बढ़ना है। ऐसे में यहाँ पर उसके पास रनर्स हैं, चाहे आप किंग्सले कोमन की बात करो, चाहे आप लेरोय साने की बात करो। साथ ही यहाँ पर हैरी केन की जो बॉडी है, जो ग्रेविटी है उसकी बॉडी की, जहाँ पर वो अपने लिए रन बनाते हुए एक्चुअली में दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट कर देता है, लेरोय साने उसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि उसके प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर हैं, यानी कि आप जोशुआ किमिच की बात करो या फिर आप यहाँ पर मूसियाला की बात करो, दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो कि खुद के लिए स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं और लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं अपने 1-2 पासेस से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास गोरेट्स्का है जो कि आपको एक अच्छी अपनी फिजिकलिटी की बात करें या फिर अगर हम उनकी डिफेंस लाइन की बात करें, वो एक पूरा बेस बना के देती है कि किस तरीके से उनके अटैकर के पास ज़्यादा कुछ डिफेंसिव ड्यूटीज़ होना, और लेरोय साने से इससे हट के रखा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या गैलाटासरे को हर्ट कर सकती है बायर्न, और मेरे ओपिनियन में यस। अब देखो, काफ़ी लोग मानते हैं गैलाटासरे ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिस फैशन में हराया है वो तो मस्त, लेकिन इस समय तो देखो यूनाइटेड को मैंने जैसा कहा कोर की फुटबॉल टीम भी हरा सकती है। लेकिन बात असल में ये है कि गैलाटासरे के साथ ना प्रॉब्लम ये है कि गैलाटासरे ने जिससे फैशन में गोल स्कोर किया था वो चीज़ यूनाइटेड के वो चीज़ जो यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने किया था बायर्न के अगेंस्ट करना इतना ईजी नहीं है। यस, मेरे को लगता है कि बायर्न यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड नहीं है, इनपेनिट्रेबल नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर थॉमस टुकल जिस हिसाब से अपनी टीम को बिल्ड करता है, कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि वो लूज नहीं करेगा। और अगर आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखोगे तो वो इस चीज़ को भली बात जानता भी है कि गैलाटासरे के होम पे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा रीज़न है कि आई थिंक आज के गेम से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करें ना करें, बायर्न एक्चुअली में इस चैंपियन लीग की फेवरेट बन के निकलेगी या नहीं निकलेगी ये हमको पता चल जाएगा। और हाँ, ये भी पता चल जाएगा कि क्या गैलाटासरे अपना अंडरडॉग स्टोरी लिखने के लिए यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर पाई है या फिर नहीं, क्योंकि उनके लिए आज अगर 1 पॉइंट निकाल लिया तो वो 3 पॉइंट के बराबर है, क्योंकि वो बायर्न को तो कुछ करेंगे लेकिन वो यहाँ पर यूनाइटेड का पत्ता जरूर काट देंगे। इसी के साथ बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, और वो है रियल मैड्रिड से। ये अल्टीमेट टेस्ट है किसका,
एल क्लासिको के लिए। देखो रियल मैड्रिड की जब हम बात करते हैं तो चैंपियंस लीग एक ऐसी चीज़ है जहां दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत रेयर इंस्टेंस होता है जब आप चैंपियंस लीग के मैच के बारे में एक्चुअली में ला लीगा के लिए ज़्यादा कंसर्न हो। क्या करें, इस समय ला लीगा की सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर टाइटल फाइट है और बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, यहाँ पर जिरोना भी है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर अभी बाकी की 1-2 टीम भी आती रहती है, फिर रियल मैड्रिड भी आ जाती है इस पूरे। और सही कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की अगर डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज की बात करें उसको अगर मद्देनजर रखते हुए भी केपा ने सबसे कम गोल कंसीड करे हैं। डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है अभी तक तो, लेकिन यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अगर रियल मैड्रिड इतनी सी भी अगर पीछे रह गई ना तो इतनी तेज धड़ाम से गिरेगी कि टाइटल रेस से बाहर हो जाएगी एक बारी में। और ऐसे में बार्सिलोना जो कि अपने स्ट्रगल्स के साथ है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे यहाँ पर किसी भी नए बच्चे को उठा लाते हैं, फिर वो यहाँ पर उनका हीरो बन जाता है। मेरे को समझ में ही नहीं आता कि ये कैसी अकेडमी है, यहाँ पर सारे के सारे सुपरमैन ही है। बट आई थिंक अगर हम यहाँ पर रियल मैड्रिड और ब्रागा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर रियल मैड्रिड की अगर लास्ट मैच की बात करें सविया की, या फिर उससे पहले के मैच की बात कर ले, तो एक ही चीज़ है कि देयर इज नॉट क्लियर, आपका विजन नहीं है कि आपको बॉल को आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। ऑफ कोर्स आपने एक 4-4-2 डायमंड की छतरी खोल रखी है और उसके नीचे आप सारी चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए आ रहे हो। बेलिंगम कैसे गोल स्कोर कर रहा है, 4-4-2 डायमंड। कारवाल की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है, 4-4-2 डायमंड। यहाँ पर रॉड्रिगो, विनीसियस कैसे एक दूसरे को अडाप्ट करके हम कैसे सबसे ज़्यादा एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक यूरोपियन टॉप 5 लीग में रियल मैड्रिड ने सबसे ज़्यादा एक्सजी क्रिएट करा है 19 का, मतलब 5 नंबर पे, सॉरी। उस सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे ख्याल से बारसा, मैन सिटी में से किसी का है, 21 कुछ है। लेकिन देखो आपको समझ में आ गया ना कि रियल मैड्रिड ज़्यादा दूर नहीं है, 19 का एक्सजी उनका है अगर अब सब टॉप 5 यूरोपियन लीग की बात करें। लेकिन मेरे को लगता है कि जब इस छतरी के नीचे आप सारे प्रोस को गिना रहे हो तो यहीं पर ही काफ़ी कॉन्स आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप एरियल थ्रेट में पुअर हो, यानी कि आप किसी भी टीम को अगर वो हाई चढ़ के खेल रही है, जैसे सविया खेल रही थी, उनके पास नसीरी था या फिर बाकी प्लेयर्स हैं, वो अगर क्रॉसेस डालेंगे तो आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे। अगर कोई टीम यहाँ पर लो ब्लॉक है, यानी कि ब्रागा की बात करते हैं, अगर कोई लो ब्लॉक खेलने वाला है और उनको आप सेट पीस देते हो, क्रॉसेस देते हो, तो आपने उनको एक तरीके से गोल ही गिफ्ट कर दिया, क्योंकि अगेन आपके पास एरियल थ्रेट तो मतलब उसको कोप अप करने का आपके पास कोई आंसर नहीं है। केपा एक ऐसा प्लेयर है जो कि यहाँ पर क्रॉसेस में काफ़ी वल्नरेबल दिखता है। दूसरी चीज़ ये है कि रॉड्रिगो के वो जो स्ट्रगल है उसका आंसर अभी तक 4-4-2 डायमंड ने या फिर कार्लो एंसेलोटी ने निकाला नहीं है। यस, एंसेलोटी ने बहुत बैक कर रहा है, मेरे को लगता है कि अच्छी बात भी है क्योंकि रॉड्रिगो इज फॉर द फ्यूचर। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक इन वीक आउट आके ऐसी परफॉर्मेंस देके फिर ये कहोगे कि सब चंगा सी ऑल इज वेल को दिल पे हाथ रख के। आई थिंक जूड बेलिंगम ने 14 गेम में 11 गोल मारे हैं, 3 असिस्ट करे हैं, बहुत अच्छी बात है। जूड बेलिंगम हमको क्लच करके दे रहा है, वो कब तक होगा ये देखने वाली बात है। वो सविया के अगेंस्ट नहीं हुआ, इसके चांसेस है कि वो ब्रागा के अगेंस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके चांसेस हाई है कि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट भी नहीं होगा। मैं बेलिंगम पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं इस अनसर्टेनिटी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बंदे की मास्टर क्लास पे आप कितना बड़ा गेम खेल सकते हो और कितना लंबा गेम खेल सकते हो। खैर, आई थिंक इस मैच से जो सबसे ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि यहाँ पर एक सेटबैक से और एक अल्टीमेट गेम से पहले का जो बीच का गेम है उसको किस फिलॉसफी से यहाँ पर निपटाया जाता है। कार्लो एंसेलोटी ने कहा है कि देखो डिफरेंट टीम होगी और मेरे को लगता है कि जोसे लू इस गेम में आएगा और यहाँ पर टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच को साथ में ना खिलाया जाए। और इंपॉर्टेंट भी है विनीसियस के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजरी से आने के बाद यस उसको एक बफर जोन दिया गया है कि भाई ठीक है तू अपना रिदम पकड़ ले, लेकिन जब एल क्लासिको आएगा तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपको इंजरी से आया हुआ कितना टाइम हो गया। अगर आप स्टार्टिंग 11 में हो तो आपका बेस्ट वर्जन ही हमको चाहिए। और ऐसे में आई थिंक जो चीज़ मैंने बायर्न के अगेंस्ट कहा है मैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी कह सकता हूं कि क्या रियल मैड्रिड रेडी है इस चैंपियंस लीग टाइटल रेस के लिए। क्या रियल मैड्रिड सही में रेडी है अपने आप को चैंपियंस लीग 14 टाइम विनर एक बार फिर से दिखाने के लिए कि 15th टाइम बनने के लिए भी उनमें उतना ही जोश है या नहीं। ये डिपेंड करता है, जैसे मैं पर्टिकुलरली इस गेम के लिए बुलिश नहीं हूँ रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ब्रागा इस गेम को किस तरीके से लेती है। अगर वो लो ब्लॉक पे है तो डेफिनेटली हम लोग सेट पीस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हाँ सेट पीस पे कितना कंसीड कर रहे हैं और कितना नहीं। लेकिन अगर वो पोजीशन बेस पे आ गए, जैसे सबिया ने कहा कि मैं तो अपना गेम ऐसे ही खिलाऊंगा, उस मामले में रियल मैड्रिड को अपने आप को इम्पोज करना पड़ेगा। और फिर वहां ये नहीं हो सकता कि ठीक है तू अपना गेम खेल ले, रियल मैड्रिड तो काउंटर पे आएगी, क्योंकि वो चीज काम नहीं कर रही थी सविया के अगेंस्ट। तो और आपको यहां पर सेंटर बैक्स को डेफिनेटली टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड को इस गेम में सेल्फ इम्पोज की जगह खुद को इम्पोज करना पड़ेगा ब्रागा पे, ना कि ब्रागा को करने देना है और फिर हम कहेंगे ठीक है यार हमारे पास रनर्स तो हैं। क्योंकि डिपेंड करता है कि यहाँ पर फिर आप कितने चांसेस क्रिएट करते हो और कितने नहीं। ब्राहिम दियाज का यूज किस तरीके से होगा इस गेम में
वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैं जोसेलू को बैक करता आ रहा हूँ, आई थिंक ब्राहिम दियाज भी एक अच्छा प्लेयर है अगर आप उसको यहाँ पर एक सही तरीके से उसको रन्स को यूज कर सके तो। फिर इसी के साथ यार बात करते हैं आज की वीडियो के हमारे स्पॉन्सर्स की, जो कि है हाउस ऑफ जर्सीज। एंड ऑफ कोर्स जैसा नाम में है, इनके पास एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जर्सीज है। लेकिन आज के एपिसोड में ना हम लोग इनकी जर्सी नहीं, बल्कि इन्होंने दो ऐसी चीज भेजी है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। अब देखो तुमको पता है पर दो क्रेस्ट हैं, और दो क्रेस्ट मैंने बहुत पहले ही लिए थे, एक वुडन है और एक एलईडी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर भाई अपन को भेजे हैं दो वुडन क्रेस्ट, एक है यहाँ पर एसी मिलान का, मतलब ये तो काफी अच्छा है। और मैंने इनसे कहा भी था कि मेरे को अगर तुम चाहो तो एक यूरोपियन पावर का दे देना, लेकिन इन्होंने एक रियल मैड्रिड फैन को एक बहुत अच्छा क्रेस्ट भेजा है, और वो है यहाँ पर। ये क्या बात है, मतलब क्या मतलब कि बार्सिलोना क्रेस्ट मेरे को लगाना पड़ेगा पीछे। बट आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, इनकी क्वालिटी है। ऑफकोर्स दे आर वुडन, तो मेरे को इनकी क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। और उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पास साइजेस भी यहाँ पर वेरिएशन में है, अफोर्डेबल है, अच्छी क्वालिटी आती है, उस चीज़ की गारंटी भी लेते हैं, अकाउंटेबल भी आप होल्ड कर सकते हैं। ऑफकोर्स से इनका यूएसपी भी नहीं है। आई थिंक इनकी यूएसपी जो है सबसे अच्छी ये है कि इनके पास जर्सीज है, और इस समय इनके पास काफ़ी सारी सेल्स भी लग रही हैं। डू मेक श्योर कि आप एक बार वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है, और आप इनके वुडन क्रेस्ट को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास और भी वुडन क्रेस्ट अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सर्जियो रामोस का विनर अगेंस्ट आर्सेनल। ओ भाई ये तो ज़्यादा हॉट हो गया, बट आई थिंक सर्जियो रामोस इनटू सेविया, वो भी चैंपियंस लीग में, ये तो मैच मेड इन हेवन है भाई। ऑफकोर्स अगर यूरोपियन कंपटीशन की बात करें तो सेविया का एक अच्छा नाम है, एंड वो यूरोपा लीग की बात करें, बट ठीक है, सर्जियो रामोस इसीलिए उस यूरोपा को चैंपियंस लीग में कन्वर्ट करने आया है। और उनका मैच एक ऐसी टीम के साथ है जो कि कह सकते हैं कि बॉटलर्स है चैंपियंस लीग में। अब देखो यहाँ पर आरसी लेंस के अगेंस्ट हार गई आर्सेनल, ठीक है, लेकिन आर्सेनल के पास एक चीज़ है, वो है उनके पास उनका गेम प्लान और उनके पास टैक्टिक्स। अब क्यों यहाँ पर डिस्पाइट सेविया की एक हिस्ट्री है, डिस्पाइट एक सेविया की रूथलेसनेस है, एक रिजिडिटी है, ढीठपन है कि हारेंगे नहीं चाहे कितना गंदा खेल रहे हो डोमेस्टिक लीग में, और ऊपर से अब सर्जियो रामोस भी आ गया, तो भाई आप यहाँ पर अच्छी टीम हो। अब देखो इसको मैं दो तरीके से करता हूँ कि डिस्पाइट इतना सब चल रहा है सेविया के लिए, इतनी हाइप है, बट क्यों आर्सेनल फिर भी स्ट्रांग है, वो क्या रीज़न है उसके पीछे। अब देखो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आर्सेनल की बात करें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत सही है। इसमें कोई तुक्के की बात नहीं है कि क्यों आर्सेनल डिस्पाइट उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स में स्ट्रगल कराए, लेकिन लेट टाइम में उन्होंने बहुत सारे गोल स्कोर करे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी चीज़ है, चाहे आप चेल्सी की बात करो, चाहे फिर आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बात करो। जब वो एनकितिया है, उनके पास फैबियो वेरा है, उनके पास ट्रोसार्ड है, काय हैवर्ट्स है, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो कि बेंच से आते हैं। और अभी हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो उनके पास बुकायो साका है, गैब्रियल जेसूस है, मार्टिनेली है, मार्टिन अडेगार्ड है। और खैर अडेगार्ड से अगर हम बात करें तो आई थिंक अडेगार्ड का पिछले कुछ जो रन रहा है वो काफ़ी ड्राई रहा है, और ऐसे में उसको ये चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर यस उन्होंने पीएसवी को तोड़ा है, लेकिन आरसी लेंस से हार गए, यहाँ पर हार गए, और दूसरे मैच में कुछ बकर कट गई, तो यहाँ पर आर्सेनल थोड़ी सी पीछे आ सकती है। असल में ये है कि आर्सेनल चाहेगी कि वो नंबर 1, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आर्सेनल काफ़ी सालों बाद यहाँ पर चैंपियंस लीग में वापसी करी है, और ऐसे में एक डीप रन तो चाहिए ही चाहिए आर्टेटा को इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि उसकी आर्सेनल हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। नंबर 1 स्पॉट खोया, नंबर 2 पे आ गए, पॉट 1 से कोई बड़ी टीम उठ गई, वहाँ पर हार गए, तो दिक्कत हो जाएगी आर्सेनल के लिए, ना ही सिर्फ चैंपियंस लीग में बल्कि प्रीमियर लीग में भी। सेविया की अगर हम बात करें तो देखो सेविया के लिए मेरे को एक चीज़ कहना है कि वाई टू चेंज समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। भाई जब आपकी चीज़ें सही चल रही हैं तो आप उसको चेंज क्यों करोगे। नया मैनेजर आया है, नई फिलॉसफी इंस्टिल हुई है, और आपने आते ही यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट टीम यानी कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनको घुटनों पे लिया है। वो चीज़ आप आर्सेनल के अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकते, या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है नहीं। तो मेरे को लगता है कि जैसे सेविया ने खेला था वैसे ही खेलेगी, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मिडफील्ड एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर आर्सेनल अपने आप को इम्पोज करेगी। अब देखो यहाँ पर क्यों टैक्टिकल बैटल है सबसे की हो सकता है, क्योंकि जिनचेंको मिडफील्ड में इन्वर्ट होता है, यानी कि मिडफील्ड में नंबर्स होंगे, और वहीं पर ही यहाँ पर सेविया सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है, क्योंकि उसके पास राकिटिक भी है और उसके पास बाकी सारे प्लेयर्स भी हैं। यही चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से गैब्रियल जेसूस की बात करें, फिर मार्टिनेली और बुकायो साका की बात करें कि वो क्रॉसेस डालेंगे, कैसे डालेंगे, और अगर हावर्ट्स सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाला है तो क्यों होगा, क्योंकि सर्जियो रामोस की बात करें फिर गुडलिच की बात करें तो वो इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। एक एरियल बैटल्स की बात करें, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि सर्जियो रामोस ऑन द बॉल बहुत ज़्यादा सही है, वो सेविया को डायरेक्ट लॉन्ग बॉल में भी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम राकिटिक की बात करें तो वो तो टोटली यहाँ पर क्रिएटिव, उसके पास पूरा अटैकिंग इंटेंट होगा, लेकिन अगर सीडीएम और सीएम की बात करें तो वहाँ पर भी सेविया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि जो पूरा मिडफील्ड नंबर बैटल है ये बहुत की होने वाला है।
हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पर ओकैम्पोस की बात करें, अगर ओकैम्पोस खेलेगा या फिर एक लुका योको है प्लेयर उनका, वो खेलेगा, किस तरीके से वो जो स्पेसिस हैं उसको यहाँ पर कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि जिनचेंको छोड़ेगा। अब जिनचेंको वहाँ खेलने वाला है या फिर तोमियासु खेलने वाला है, ये देखने वाली बात है। नंबर 4 की बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ में ऑलरेडी हमको 4 में से एक टीम का पत्ता तो कटता हुआ दिख सकता है या फिर दोनों का ही कटता हुआ दिख जाएगा। देखो, डॉर्टमुंड का मैच है न्यूकासल से और यहाँ पर पीएसजी का मैच है मिलान से। देखो, डॉर्टमुंड के मैनेजर ने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा जो गेम चल रहा है, क्योंकि सिर्फ आई थिंक 20 पॉइंट है उनके अभी तक, पिछले साल इसी पॉइंट तक 15 पॉइंट थे उनके, बुंदेसलीगा में अनबीटन है, 2 पॉइंट पीछे हैं, बस टॉप पे आ जाएंगे। अच्छा मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि लेस सेक्सी मोर सक्सेसफुल, ये आई थिंक उसने इस चीज़ के लिए कहा है कि जैसे अपन को रगड़ना है, ग्राइंड करना है गेम। लेकिन इस डॉर्टमुंड में कुछ खामियां ऐसी हैं जो कि मेरे को लगता नहीं है कि न्यूकासल यूनाइटेड को वो पेनिट्रेट कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो अगर जूलियन ब्रांथ की बात करें या फिर अगर हम बात करें मार्को रॉयस की, दे आर एब्सोल्युटली गुड, लेकिन अभी तक चैंपियंस लीग के 2 गेम में उन्होंने गोल नहीं स्कोर किया है। प्लेयर्स की नहीं, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सेबास्टियन हॉलर की बात करें, उसका भी अपने आप में एक स्ट्रगल आया है। करीम अडेयामी की बात करें, आउट ऑफ पोजीशन या फिर अडेप्टेबिलिटी में अभी क्वेश्चन है। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो काफ़ी वैसा सही है। ओवरऑल अगर हम गेम की बात करें तो ऐसा इनके पास कोई आंसर नहीं है जो आप कह सकते हो, या फिर ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आप कह सकते हो कि न्यूकासल काफ़ी ज़्यादा कोप अप करने में मुश्किल हो सकती है। एक चीज़ जो इन पे है कि न्यूकासल यूनाइटेड का अगर एक ऐसा गेम निकल गया जो कि एक अच्छा खेलते खेलते बिल्कुल ही बम्प आ गया कि पीएसजी को हराया, फिर एक बम्प आता है ना, तो ब्राइटन का आता है, तो अलग बात है कि केजी से एक ड्रॉ निकाल लें, वैसे कर लें, उसके चांसेस कम है, क्योंकि न्यूकासल के जो इंजरीज थे वो वापसी आ रहे हैं। जैसे एंथनी गॉर्डन वापस आ रहा है, इसक अपना अच्छा, और अभी प्रीमियर लीग में वो तोड़ के ही आ रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस को, तो जो उनका मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मेरे को लगता है कि डॉर्टमुंड का तो पत्ता कटता हुआ दिख ही रहा है इस गेम में, और ना ही सिर्फ इस गेम में बल्कि इस ग्रुप से भी। बात करते हैं कि क्या सही में पीएसजी का ही पत्ता कट सकता है। आप देखो, पीएसजी को लेकर लोग बुलिश तो कभी भी नहीं हुए हैं, बल्कि पीएसजी को लेकर लोग एक तरीके से एक फिलॉसफी रहती है सबकी, एक तरीके से एक भावना ही रहती है कि ये तो ठुकेंगे भाई, इनका ठुकना भी बनता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब आप पीएसजी और मिलान को एक लाइक साइड बाय साइड रखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जहाँ पर आपको यार ये तो दोनों ही टट्टी हैं एक तरीके से। अब देखो, अगर आप हाल ही में अगर लाइक मिलान के गेम की बात करोगे तो यूवेंटस से वो 1-0 से हार गए, और ऑफकोर्स उसमें जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो ये थी कि थियो जो रेड कार्ड उठा लिया उसने, उसकी वजह से 10 मैन से मेजॉरिटी ऑफ द गेम खेला। लेकिन अगर आपने वो गेम देखा होगा तो उसमें एक चीज़ थी कि मिलान टूटी हुई, बिखरी हुई सी दिख रही थी, मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं था जहां पर वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब इसके पीछे देखो 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहली चीज तो ये था कि हाँ देखो, थियो हर्नांडेस नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पर राफेल लियाओ, यूवेंटस क्योंकि लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, राफेल लियाओ के पास ज्यादा स्पेस नहीं था, वो यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि पीएसजी हाई डिफेंसिव लाइन के साथ खेलेगी। हाँ, ये आप कह सकते हो क्रूनिच की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और बाकी के मिडफील्डर जो भी थे वो भी बेकार ही खेले। अगर आप इसको पीएसजी से कंपेयर करोगे तो मिडफील्ड तो उनकी भी गई गुजरी है, लेकिन इतनी गई गुजरी नहीं है। लाइक सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे को भी लगता है कि इमेच्योर भी हैं। लाइक जैसे रेड कार्ड वाला इंसिडेंट था, उसके बाद ऐसे लाइक हाई स्टेक्स गेम में कौन यहाँ पर, लाइक जब ईब्रा था तो अलग चीज़ होती थी। ईब्रा से पहले तो कैरोर खराब थी, ईब्रा के बाद भी ठीक है, उसने किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट किया। जिरूड आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्लेयर है जो कि लाइक आउट ऑफ नोवेयर गेम निकाल सकता है। लेकिन जब आप दोनों को टैक्टिकली करोगे तो पीएसजी स्ट्रॉन्ग दिखती है, और किम्पेम्बे और मार्को सेंसियो के अलावा तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कोई लॉन्ग टर्म इंजरी यहाँ पर उनके पास है। नूनो मेंडेस भी गायब है, अशरफ हकीमी वहाँ पर है, तो अशरफ हकीमी वर्सेस राफेल लियाओ एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है कि अशरफ हकीमी को कितना आगे जाना दिया जाएगा, कितनी बार आगे जाने दिया जाएगा, और राफेल लियाओ को कैसे यहाँ पर विंग पर ही चिपकाया जाएगा कि भाई वो यहाँ पर आए। लाइक जिरूड की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पीएसजी की बात करोगे उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इस समय, देखो आंडू पांडू कोलुमोनी की बात करें या फिर उस्मान डेम्बेले की बात करें, दोनों स्कोर शीट पे नहीं है। लेकिन क्या सही में पीएसजी को इन दोनों को स्कोर शीट पे आने की जरूरत है? बिकॉज दे हैव अल्टीमेटली किलियन एम्बापे, और हमको ये भी पता चल गया कि गोंसालो रैमोस वो प्लेयर है जो कि लुइस एनरिको को सबसे ज़्यादा भारा है। तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि अगर ये गेम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आ गया तो आपको पता है इस टीम में कौन जीतने वाला है। बट जैसा मैंने कहा कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 1 पॉइंट की वैल्यू 3 पॉइंट्स के बराबर होती है, और मिलान को यही चाहिए इस समय, क्योंकि मिलान को ये पता है कि मिलान ने न्यूकासल के साथ ड्रॉ निकाल दिया, न्यूकासल ने यहाँ पर चड्डी उतार दी। मिलान कहेगी कि हम 3 पॉइंट टारगेट करेंगे डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, आज 1 पॉइंट ही टारगेट करते हैं, और 1 पॉइंट वो निकाल सकते हैं अगर किलियन एम्बापे को रोक पाए तो। जो किलियन एम्बापे वहां करेगा वो राफेल लियाओ उनके साथ कर सकता है। आई थिंक सो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस है कि ये केजी गेम होगा और दोनों में से कोई भी टीम एक दूसरे को इंपोज नहीं कर पाएगी। पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर आज एक ना एक टीम तो 2 भी हो सकती है कि पत्ता कट सकता है इस ग्रुप ऑफ डेथ में। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे लाइक अनएक्सपेक्टेडली सबसे हाई स्टेक गेम का, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का।
और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे को एहसास हुआ कि शायद से ये एक वो हफ्ता हो सकता है जहां पर टेन हैग आउट के नारे हमको सबसे ज़्यादा दिख सकते हैं, और एक ये वो हफ्ता हो सकता है जहां पर यूनाइटेड कमबैक इज रियल के नारे भी लग सकते हैं। 2 गेम है यहाँ पर, सबसे पहले कोपेनहेगन के अगेंस्ट गेम है और मैनचेस्टर डार्बी है। सोचो यूनाइटेड कोपेनहेगन के अगेंस्ट जीत जाए और फिर मैनचेस्टर डार्बी में भी जीत जाए तो कितना बड़ा कमबैक हुआ, क्योंकि यूनाइटेड अगर सिटी के अगेंस्ट जीत गई तो सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा, या फिर लगभग आई थिंक 2-3 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा। और उसमें आपको ये भी हो रहा है कि 4 गेम जीत जाएंगे, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीत गए, शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट जीत गए, कोपेनहेगन के अगेंस्ट जीत गए और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जीत गए। कितनी बड़ी बात है कि आप मतलब गलीच खेल के भी आप जीत गए इतनी इंजरीज के बाद। तो टेन हैग के नारे, टेन हैग जिंदाबाद। ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड, हनीमून पीरियड, वापस आ जाओ रियलिटी पे। देखो कोपेनहेगन अच्छा गेम खेलती है, कोपेनहेगन ने बायर्न के अगेंस्ट भी ट्राई करा है और कोपेनहेगन अपने आप को इम्पोज कर सकती है अगर उनको ज़रूरत पड़ी। और ऐसे में ये वही एक गेम है जहाँ पर वो कहेंगे कि अगर ये सारी टीम्स कर सकते हैं तो देयर इज़ नो रीज़न कि कोपेनहेगन क्यों नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम है जिसके लिए चैंपियन लीग तो सुहागराती है, लेकिन मेरे को लगता है कि यूरोपा लीग उनके 4 प्ले के लिए बराबर भी है। तो वो कहेंगे कि ठीक है यार, यूनाइटेड के लिए 1 पॉइंट भी है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर मतलब ड्रॉ तो सोच भी नहीं सकती, वो हारना तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन वो ड्रॉ भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अगेन हम दो ऐसी टीम्स को कंपेयर नहीं कर सकते जहां जिसके लिए यूरोपा लीग भी बेटर है फॉर फाइनेंशियल एंड स्पोर्टिंग पर्पस, नो डिसरिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो भैया या तो चैंपियंस लीग खेलो या पूरे बाहर हो जाओ, यूरोपा में तो कोई इज्जत नहीं है। देखो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास यहाँ पर इंजरीज तो देखो अब हटी हैं, लाइक रेगुलॉन भी वापस आ रहा है, वरान भी शायद से खेल सकता है, और हमको यहाँ पर क्योंकि कासिमिरो सस्पेंडेड है तो एरिक्सन बॉल पे दिख सकता है। उसके बाद अब ये देखने वाली बात है कि आप गानाचो और मार्कस रैशफोर्ड में से किसको गो अहेड दोगे। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम कंट्रोल कर सकती है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीड ना करने की जो प्रथा है उसको तोड़ सकती है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा गेम खेल सकती है जहां कह सकते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए एंटरटेनिंग थ्रिलर, हमको एक कंपोज गेम चाहिए जहां पर आप धीरे धीरे बट अल्टीमेटली सामने वाली टीम को हरा ही दोगे। जैसा हमने शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में देखा था, वो हमको 90 मिनट्स इस गेम में चाहिए। क्या कोपेनहेगन वो करने देगी? उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि कोपेनहेगन को पता है कि दे कैन रियली हर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द ब्रेक। बट क्योंकि यहाँ पर आपके पास वरान भी है, क्योंकि शायद से आप यहाँ पर रेगुलॉन भी खिला सकते हो, और क्योंकि आपके पास यहाँ पर एरिक्सन भी है जो कि अपने आप में एक कंपोजर लेके आता है बॉल पे, तो यूनाइटेड के पास बहुत बढ़िया तरीका है कि वो अपने आप को क्यों इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं और कंपोज कर सकती है। हाउएवर अगर यहाँ पर भी सही बताऊँ टेन हैग बॉल ये काउंटर अटैकिंग और लॉन्ग बॉल वाली खेलती रहे ना, तो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड अगर चाहकर भी या कुछ कराकर भी उल्टा लेट के तेल लगाकर भी अगर वो आगे राउंड ऑफ 16 में चलेगी तो बाहर है वहां से, क्योंकि आने वाले टाइम में चैंपियन लीग में सारी ऐसी टीम्स आएंगी जो कि यूनाइटेड को आंख बंद करके रूंध देगी। बाकी ये थे मेरे 5 टॉकिंग पॉइंट्स। डू लेट मी नो कि आपको हिसाब से और कौन से पॉइंट्स हैं, या फिर इन 5 में से आप कौन से और पॉइंट्स पे बात करना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।